कैसे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत, जो कि हम एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और ये आज पार्ट 27 होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न में क्या गया, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर बोले तो टैक्स कौन सा है। ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2005 के अंतर्गत आया हुआ था और इसका सही जवाब है बिक्री कर। बिक्री कर के अंतर्गत राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो ये कर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ ना। देखते हैं, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर बिक्री कर है। ये कर 1% की अत्यंत ही अल्प दर से वर्ष 1982 से 1982 ईस्वी से शुरू हुआ था, पर राज्यों के दबाव के कारण इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया था, जो उत्पाद राज्य के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहता है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर करके जाइएगा। और हम आपसे बात करते हैं कि आप एसएससी के अंतर्गत ये हमारी सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आपका ये किसी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, और जो कि एलडीसी 2005 के अंतर्गत आया हुआ था। जब आयात और निर्यात, आयात बोले तो किसी देश से हम चीज़ को खरीदते हैं, किसी देश से हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, जैसे चाइना से एक फ़ोन खरीदा, और निर्यात का मतलब होता है बेचते हैं। जैसे हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनता है वो किसी देश को बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, बस ये पूछा गया है। तो इसका सी बी ऑप्शन सही है, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। जब आयात और निर्यात द्वारा यानी बिक्री और खरीद, ठीक है, आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है, आओ भाई मेरे देश में खरीदो और हमारा सामान लेके जाए, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है, अर्थात कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में 1991 ईस्वी में खुली अर्थव्यवस्था लागू कर दी गई थी, क्योंकि भारत का रोजगार और भी आगे ले जाना था इस चक्कर में, ठीक है। रोजगार बोले तो आयात निर्यात, ठीक है, बिक्री और खरीद। निम्न में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बन गया है। फिर सुनिए, भारत में कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बन गया है, तो आईसीआईसीआई इसका सही जवाब है। और एसएससी सीजीएल 2008 के अंतर्गत इसे पूछा गया था, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 के अंतर्गत आया हुआ था और भविष्य में आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सामान के पेन और पेपर थाम के बैठिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। अधिकांशी यानी कार्यपालिका यानी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है विधानमंडल द्वारा, क्या है, विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे PYQ ही हैं, जो कि SSC CHSL बोले तो 10+2 10 से 12 लेवल का क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब क्या है, उससे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रतन टाटा के पश्चात टाटा समूह का प्रमुख चुना गया वह पहला व्यक्ति कौन सा था जो टाटा परिवार से बाहर का है, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन के अंतर्गत है, साइरस मिस्त्री। क्या है, साइरस मिस्त्री।
आइए बात करते हैं 28 दिसंबर 2012 के अंतर्गत क्या हुआ था। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में 44 वर्षीय साइरस पलोनजी मिस्त्री को टाटा समूह का प्रमुख बनाया गया था। ज्ञातव्य है कि टाटा समूह के 144 वर्षों के इतिहास में यह विशिष्ट पद संभालने वाला साइरस मिस्त्री टाटा परिवार के बाह्य बोले तो बाहर का सदस्य है। वर्तमान में टाटा समूह के प्रमुख नटराज चंद्रशेखर जो कि 2017 से अब तक हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि अगला प्रश्न एसएससी FCI 2012 के अंतर्गत पूछा गया था। इस 1000 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत ये हमारे 25 क्वेश्चन डेली के बेस पे हम लोग करते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर होते हैं। इसके इन प्रश्नों को करने के बाद एक हमें आइडिया मिलता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। नंबर 1, मुद्रा अच्छी सेवक है। अगला क्या कहता है, मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है। क्या है, बुरी स्वामी। सी ऑप्शन क्या कहता, मुद्रा अच्छी स्वामी है परंतु बुरी सेवक है। डी ऑप्शन कहता है मुद्रा अच्छी स्वामी है और अच्छी सेवक है। तो इसमें से कौन सा सही जवाब है, आप लोग आइडिया लगाइए। बी ऑप्शन कहता है मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी चावल। ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे रॉबर्टसन, इन्होंने ये परिभाषा दी थी और ये मान्य परिभाषा थी, आज भी वैलिड है। वैलिड का मतलब आज भी इसको मान्यता मिली है, वैलिड है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन एसएससी CPO 2012 का क्वेश्चन है और ये क्या कहता है। ठीक है, FCCB अनेक कंपनियों द्वारा पूंजी एकत्रित करने का एक लोकप्रिय मार्ग बन गया है। तो FCCB का पूरा नाम क्या है, ये काफ़ी बार जो कि अच्छे लेवल SSC MTS के ऊपर का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे इसी प्रकार की फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो SSC MTS टॉप लेवल करता है तो ऐसा क्वेश्चन को पूछने की संभावना है। तो F से होता है फॉरेन और C से होता है करेंसी और फिर डबल C जो है ना, इससे होता है कन्वर्टिबल और B से होता है बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है। FCCE का पूरा नाम फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और क्या है इसकी असलियत, जो कि 10+2 लेवल का है और जिसे हम SSC CHSL भी कहते हैं। तो कहता है लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डेल्टन ने दिया था। किसने, डेल्टन ने दिया था। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत फिर एक बार डेल्टन एवं पिगू जो कि अच्छे अर्थशास्त्री थे, इन्होंने दिया था। जब आप अर्थशास्त्र की बुक उठा के देखते हैं तो अर्थशास्त्र से भी SSC कई बार प्रश्नों को रिपीट करती है। ठीक है, SSC CHSL 2012 का ये अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है। आइए फिर देखते हैं, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है। तो कौन सा सदस्य नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, अंगोला नहीं है, लीबिया नहीं है, तो है क्या, तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है। आइए देखते हैं पूरी रामायण महाभारत भागवत सब। ओपेक बोले तो ओपेक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम की कंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो ऐसा संगठन होता है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग करता है, उन कंट्रियों में से दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। तो पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है जिसका स्थापना जो हुआ था ना 1960 ईस्वी में बगदाद बोले तो इराक में हुआ था। तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में बनाया गया। इसके प्रमुख उद्देश्यों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन तथा दरों का नियंत्रण रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 14 है। वे हैं कौन कौन से, नंबर 1 ईरान, नंबर 2 इराक, नंबर 3 कुवैत, नंबर अगला सऊदी अरब और नंबर अगला
गैबन, और संयुक्त अरब अमीरात बोले तो दुबई, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, और ये इस प्रकार से प्रमुख देश हैं जो ओपेक के सदस्य हैं, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका नहीं है। अगला प्रश्न जो कि SSC CHS 10+2 का है और कहता क्या है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? स्वैच्छिक सेवानिवृत्त इसका सही जवाब है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्त इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 2014 के अंतर्गत टियर 1 में आया हुआ था। कहता है द्वितीय चेंबर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया था? तो द्वितीय चेंबर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसने माना था? तो बेंथम ने माना था। किसने? बेंथम ने माना था। द्वितीय चेंबर को अनावश्यक, अर्थ, व्यर्थ और सबसे खराब बेंथम के द्वारा माना गया था। जेरेमी बेंथम इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यायविद एवं दार्शनिक तथा विधिवेत्ता व समाज सुधारक थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। व्यापार चक्र में क्या है? तो है व्यापार चक्र में, आइए देखते हैं। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 स्टेप, 4 चरण। व्यापार चक्र में 4 चरण, संकुचन, गर्त, विस्तार और शीर्ष, इसके 4 चरण हो जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि SSC 2012 में 10+2 लेवल के अंतर्गत आया था। विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी समस्या नहीं है? ये बताया गया। विकासशील देशों की समस्याओं में से कौन सी एक समस्या नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन क्या कहता है? प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर। अगला कहता है अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव। सी ऑप्शन कहता है वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। वृद्धा बोले तो वृद्धावस्था। दुर्बल औद्योगिक आधार। तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट है और सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन बोले तो यही मान्य है, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। तो विकासशील देशों के ऊपर एक तो विकल्पों में से वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात समस्या नहीं है, और बाकी ये समस्याएं हैं। क्या समस्या है विकासशील देश की? प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर बोले तो कमी आती है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था को विकासशील की ओर रोकने का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, ठीक है, और दुर्बल औद्योगिक आधार। जब तक औद्योगिक ढांचा अच्छा नहीं होगा तब तक देश विकासशील कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, जितना हम लोग माल का प्रोडक्शन करेंगे, आयात और निर्यात करेंगे, वैसे ही तो हमारा देश विकास की ओर जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। SSC स्टेनोग्राफर CD बोले तो ग्रुप C, ग्रेड C, ग्रेड D के अंतर्गत 2012 के अंतर्गत आया था। तो मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? क्या सुसंगत नहीं है? युवा कार्य खेलकूद, शिक्षा, खेलकूद बोले तो खेलकूद, ठीक है, स्त्री और बाल विकास, ये नहीं है बोला है। ये युवा कार्य और खेलकूद, शिक्षा, स्त्री और बाल विकास ये सब हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का कोई यहाँ पे रोल ना होने वाला है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास के लिए जाति व्यवस्था सुसंगत नहीं है, जबकि अन्य सभी जो कि विकल्प दे रखे हैं मानव संसाधन से संबंधित हैं। आइए भाई साहब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। SSC CGL 2011, ठीक है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? क्या कारण है? पेट्रोल के वाष्पन को कम करने के लिए? ना, इसलिए गैसोलीन नहीं मिलाया जाता है। पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाने के लिए? ना, ये भी सही, उतना सही नहीं है। पेट्रोल की खपत को घटाता है? ये भी सही नहीं है। पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है? ये बात सही है, पेट्रोल को हिमीभवन को रोकता है, इसलिए ग्लाइकोल मिलाया जाता है गैसोलीन के अंतर्गत। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमभवन को रोकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि 14 सितंबर 2017 में प्रथम पाली स्टेनोग्राफर के अंतर्गत आया होता। कहता है निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन सी नहीं है?
रेडान है, आर्गन है, नियान है, लेकिन कार्बन जो है ना अक्रिय गैस के अंतर्गत नहीं आती है। कार्बन अक्रिय गैसों के समूह में शामिल नहीं है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, आइए देखते हैं। हीलियम 1, नियान 2, आर्गन 3, क्रिप्टॉन 4 और जीनान 5 और रेडान 6 ये अक्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं, जबकि अक्रिय गैस टोटल मैंने आपको नीचे बता दी और कार्बन इसका कतई सदस्य नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एसएससी सीजीएल 2015 के अंतर्गत आया हुआ था। सीजीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। और एसएससी क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन। एल्यूमिनियम का अयस्क है, कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के प्रमुख खनिज बॉक्साइड, फेल्सापर, क्रायोलाइट आदि हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि अगला क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है और एसएससी सीपीएसआई 2017 के अंतर्गत आया हुआ था। देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो आइए भाई, कैसे निर्धारित? कुल प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा ना, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे भी नहीं कह सकते, कुल इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल ही नहीं होता है यहाँ पे संख्या बताने के लिए। कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को जोड़ कर ना हम परमाणु का मास बोले तो द्रव्यमान निकाल लेते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहता है। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले अब परमाणविक कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो चलिए भाई साहब, ये हमारा रसायन विज्ञान का प्रश्न हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि टैक्स असिस्टेंट 2008 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन एक नहीं लाखों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, मल्टीपल टाइम आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन है। ग्रीन हाउस गैस हमारी ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प होते हैं, जिसमें CO2 60%, मीथेन 20% तथा नाइट्रिक ऑक्साइड 6%, फ्लोरोकार्बन 14% होता है। इसकी पूरी थ्योरी और डिटेल नीचे दे रखी है। तो ठीक है, पेंसिलों में जो कि शीशा होता है ना, पेंसिलों में शीशा का प्रतिशत कितना होता है? तो पेंसिल बनती है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो 0% होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल ने पूछा है। एक बार नहीं है, यहाँ पर तो थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे, नहीं तो बोर्ड स्क्रीन भर जाती, ठीक है। एक मोटा मोटी आइडिया लगा लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। पोखरण है कहाँ? तो राजस्थान बोले तो भैया राजस्थान के अंतर्गत पोखरण है। यहाँ पे भारत का पहला न्यूक्लियर विस्फोट टेस्ट किया गया था। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, ठीक है, एक कस्बा है। यह भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का एक परीक्षण स्थल भी है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत का पहला भूमिगत परीक्षण टाइम था, समय क्या था? 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। और पुनः बोले तो दोबारा 11 और 13 मई 1998 में यहाँ पाँच और भूमिगत परीक्षण किए गए थे। तो पोखरण याद रखिए दाएं फिश के लिए। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी 10+2 लेवल का है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बना देती है? तो कौन सी ऐसी गैस है जो उसे क्षारीय बना देती है? ठीक है, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए भाई साहब, आपका कल्याण हो जाएगा ये क्षार और लवण जानने के लिए। तो अमोनिया,
पानी में घुली हुई कौन सी गैस है उसे क्षारीय बना देती है? पानी में अमोनिया को घोल दोगे तो क्षारीय बना देगी। पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है। अमोनिया के ध्रुवीय गुण तथा उसे हाइड्रोजन बंधक बनाने की क्षमता को कुछ हद तक पानी में अमोनिया के उच्च घुलनशीलता को दर्शाता है। जलीय विलयन में अमोनिया एक क्षार की तरह कार्य करता है और जल से हाइड्रोजन आयन प्राप्त कर अमोनिया तथा हाइड्रोक्साइड आयन निर्मुक्त करती है। जो इसका सूत्र नीचे दे रखा है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सा सूत्र है? NH3 अमोनिया, H2O पानी। ठीक है, अमोनिया में क्या मिला दिया? NH3 अमोनिया है, अमोनिया में मिलाया क्या है? पानी H2O। अब बना का NH3 प्लस प्लस, ठीक है, OH जो कि माइनस का है। ठीक है, अगला देखते हैं आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो आर्यन रेडान का है। किसका है? रेडान का, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्यन चिन्ह रेडान तत्व ला चिन्ह है। ठीक है, इसका चिन्ह है, इसी का चिन्ह मतलब रेडान का चिन्ह या एक रंगीन गंधहीन स्वादहीन गैस है रेडान। रेडान नोबेल गैस के श्रेणी में सम्मिलित है, जो कि आवर्त सारणी का 18वां कॉलम है। इसका परमाणु क्रमांक 86 है, 86 बोलो तो 86 और परमाणु भार 222 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? जो नीचे दे रखे हैं, तो किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो भैया फ्री स्टेज में क्या करते हैं? न्यूट्रॉन तो फ्री स्टेज में क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन इसका सही जवाब होने वाला है। तो निम्न द्रव्यमान इस प्रकार से होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और प्रोटॉन का इतना होता है और द्रव्यमान आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और हाइड्रोन्यूक्लियर का इतना होता है। ये तीनों ऑप्शन के कम है और न्यूट्रॉन का ज़्यादा है। एक एक चीज़ हमने बारीकी से आपके सामने रख दी, आप खुद पता लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का डबल क्वेश्चन, क्योंकि ये आने की संभावना है। क्लोरोफॉर्म ये तीनों गैसें हैं, आप देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प होते हैं, जिसमें से CO2 60%, मीथेन 20% तथा नाइट्रिक ऑक्साइड 6%, फ्लोरोकार्बन 14% होता है। हमने SSC के अंतर्गत टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज में से MTS की जो तैयारी कर रहे हैं, आज पार्ट 27 है। इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा और मेरा वादा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप SSC फोड़ के आओगे। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ऐसा मत करिए, कर दीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके के प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए।